Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and I welcome you in my online class of EVS 4th class। कक्षा 4 की EVS सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इट इज अवर सेकंड वीडियो, ये हमारा दूसरा वीडियो है एंड वी हैव स्टडीड सम पार्ट ऑफ फर्स्ट लेसन इन प्रीवियस वीडियो। पिछले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हम लोग फर्स्ट लेसन का कुछ पार्ट पढ़ चुके हैं। सो स्टूडेंट्स हु डिड नॉट वॉच द फर्स्ट वीडियो दे शुड वॉच दैट फर्स्ट। इसलिए जिन स्टूडेंट्स ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उनको फर्स्ट वीडियो देखना चाहिए ताकि ये लेसन जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये ठीक से अंडरस्टैंड हो सके, समझ में आ सके आपको। आई एम ट्राइंग टू गिव यू ए समरी ऑफ द प्रीवियस पार्ट ऑफ लेसन। जो पिछला पार्ट था जो हम पढ़ चुके हैं उसकी थोड़ी समरी देने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में वो चीजें आ जाए कि कौन सी चीजें हमने पढ़ी थी पिछले वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, इट इज द फर्स्ट लेसन एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये फर्स्ट लेसन है एंड लेसन्स नेम इज आवर एक्सटेंडेड फैमिली। और ये जो लेसन है इसका नेम है हमारा विस्तारित परिवार, हमारा फैला हुआ परिवार। फैमिली, जब हम फैमिली की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं, तो कई प्रकार की फैमिलीज के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। मोस्टली इस लेसन में हमने जो फैमिलीज पढ़ी है वो एक तो स्मॉल फैमिली जिसमें कि जिसको छोटा परिवार कह सकते हैं, जिसमें मदर फादर और चिल्ड्रन होते हैं केवल, वो स्मॉल फैमिली कहलाती है। इसे न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं। तो एक तो ये टाइप है फैमिली की। दूसरा जो टाइप है फैमिली का वो है जॉइंट फैमिली, जिसमें सब लोग मिलकर रहते हैं। इसको सामूहिक परिवार कहते हैं, इसको बड़ा परिवार भी कह सकते हैं। एक और प्रकार जो फैमिली का हमने पढ़ा वो था इमीडिएट फैमिली। इमीडिएट फैमिली वो फैमिली होती है जो लोग हमारे घर में रहते हैं, हमारे ही घर में जो लोग रहते हैं, भले ही वो दूर के रिश्तेदार हैं, भले ही वो हमारी फैमिली के पार्ट हैं, जो भी लोग हमारे घर में रहते हैं उसको इमीडिएट फैमिली कहते हैं। और एक और जो टाइप हमने फैमिली का पढ़ा पिछले वीडियो में वो था एक्सटेंडेड फैमिली, यानी विस्तारित परिवार। यानी जो हमारे घर में भले ही नहीं रहते हैं लेकिन वो हमारे रिलेटिव हैं। भले ही वो हमारे किसी दूसरे सिटी में रहते होंगे, भले ही वो किसी दूसरे मकान में रहते होंगे, लेकिन वो हमारे रिलेटिव हैं, वो एक्सटेंडेड फैमिली कहलाती है। यहां पर हमने ये भी पढ़ा कि जो पापा के परिवार के लोग होते हैं, जैसे कि चाचा, दादा दादी, बुआ जी, ये जो पापा की साइड के रिलेटिव्स होते हैं उनको पैटर्नल रिलेटिव्स कहते हैं। और जो मम्मी की साइड के रिलेटिव होते हैं जैसे कि मामा जी, नाना नानी, मौसी जी, ये जो मम्मी की साइड के रिलेटिव्स होते हैं ये मैटरनल रिलेटिव्स कहलाते हैं। तो ये हमने दोनों प्रकार के रिलेटिव्स के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से संबंधी होते हैं, पैटर्नल रिलेटिव्स और मैटरनल रिलेटिव्स। ये लोग जो हमारे साथ नहीं रहते हैं लेकिन ये हमारे रिलेटिव्स होते हैं, ये लोग हमारी एक्सटेंडेड फैमिली के पार्ट होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ आवर फैमिली स्ट्रक्चर चेंजेज ओवर टाइम। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। हाउ यानी कैसे, अवर फैमिली हमारा परिवार, स्ट्रक्चर यानी होती है संरचना, बनावट। कैसे हमारे परिवार की स्ट्रक्चर, कैसे हमारे परिवार की संरचना चेंजेज यानी बदल गई है ओवर टाइम, समय के साथ। समय के साथ कैसे हमारे फैमिली का स्ट्रक्चर, हमारी फैमिली की बनावट, हमारी फैमिली की संरचना बदल गई है। आप जानते हैं पहले के जमाने में बड़े परिवार होते थे,
सब लोग मिलकर के साथ रहते थे, अब धीरे धीरे परिवार छोटे होने लगे हैं, लोग अलग अलग रहने लगे हैं। तो इस तरह से समय के साथ साथ परिवारों के स्ट्रक्चर में, परिवारों की बनावट में, उनकी संरचना में बदलाव आते गए समय के साथ साथ। इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पॉइंट में। ट्राई टू एक्सप्लेन द टॉपिक को समझने का प्रयास करें, ध्यान दें वीडियो में और स्क्रीन पर ध्यान से देखें। द वे का मतलब होता है तरीका। द वे अवर फिजिक चेंजेज एज वी ग्रो, जिस तरह से, द वे यानी जिस तरह से, अवर फिजिक का मतलब होता है शारीरिक लक्षण या शारीरिक बनावट। द वे जिस प्रकार से, अवर फिजिक हमारा शरीर या शारीरिक संरचना, चेंजेज यानी बदलती है, एज वी ग्रो जैसे हम बड़े होते हैं। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी जो फिजिक होती है, फिजिक यानी हमारी शारीरिक जो संरचना होती है, वो चेंज होती जाती है। जिस तरह से आप जानते होंगे कि बच्चा छोटा होता है तो उसके हाथ पांव, उसका बॉडी भी उसकी स्मॉल होती है, छोटी होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसकी कई चीजें बदलती रहती है, बॉडी भी उसकी बड़ी होती जाती है, डेवलप होती जाती है। कई चीजें उसकी बॉडी बाहर की शारीरिक के साथ साथ अंदर की चीजें भी बदलती है। वो कई चीजें सीखता भी है, वो चलना सीख जाता है धीरे धीरे। तो ये बदलाव होता है हमारी बॉडी में भी। जब हमारी बॉडी ग्रो करती है, हमारी बॉडी वृद्धि करती है, तो हमारे फिजिक जो होता है, जो शारीरिक संरचना होती है, वो चेंज हो जाती है। इन द सेम वे, इसी तरीके से, अवर फैमिलीज हमारा परिवार, हमारे परिवार आल्सो चेंज बदलते हैं, ये भी बदलते हैं। आल्सो यानी भी, ये भी चेंज होते हैं, हमारी फैमिलीज भी चेंज होती है विद द पासेज ऑफ टाइम, टाइम के पास होने के साथ। जैसे जैसे टाइम पास होता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता है, तो हमारी फैमिलीज भी चेंज होती है, हमारा परिवार भी बदलता है। जैसे हमारे बड़े होने पर हमारा शरीर बदलता है। सम फैमिली मेंबर्स, कुछ परिवार के सदस्य, ग्रो यानी बड़े हो जाते हैं, वेरी ओल्ड बहुत बूढ़े। कुछ लोग परिवार के जो कुछ मेंबर्स होते हैं वो बहुत ओल्ड यानी बहुत बूढ़े हो जाते हैं। वाइल यानी जबकि, सम यानी कुछ, न्यू मेंबर्स यानी नए सदस्य, आर बोर्न जन्म लेते हैं, इनटू द फैमिली में। दिस चेंज, ये जो बदलाव है, ये जो चेंज है, इज वेरी नेचुरल, ये बहुत प्राकृतिक है। एंड एवरी फैमिली, और हर परिवार, अंडरगोज यानी गुजरता है, दिस चेंज, इस बदलाव से। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, हर परिवार में ऐसा घटनाक्रम होता है। हर परिवार इससे अंडरगोज होता है, इससे गुजरता है। परिवार के कुछ सदस्य बूढ़े हो जाते हैं, कुछ जो छोटे होते हैं वो जवान हो जाते हैं, और कुछ नए सदस्य परिवार में आते हैं, कुछ नए बच्चे भी जन्म लेते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। सम न्यू मेंबर्स, कुछ नए सदस्य, आर बोर्न, वो पैदा होते हैं, इनटू द फैमिली में। तो ये जो चेंजेज हैं, ये जो बदलाव है, ये नेचुरल है, ये प्रकृति से होता है, ये प्राकृतिक है, और इसको सब लोग समझते हैं कि ऐसा होता है, और हर परिवार इससे गुजरता है। वी कैन कॉल इट, हम इसको कह सकते हैं। वी यानी हम, कैन यानी सकते हैं, कॉल यानी कह। हम कह सकते हैं, इट यानी इसे, द लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। लाइफ यानी जीवन, साइकिल यानी चक्र, हम इसको जीवन चक्र कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको हम लाइफ साइकिल कहते हैं, लाइफ साइकिल। लेट्स गो अहेड, आइए आगे चलते हैं। देयर आर मेनी वेज, कई प्रकार हैं, कई तरीके हैं, इन विच, जिसमें कि, ए फैमिली स्ट्रक्चर, एक परिवार का स्ट्रक्चर, एक परिवार की बनावट, चेंजेज यानी बदलती है, ओवर टाइम, समय के साथ। कई तरीके से परिवार की जो स्ट्रक्चर है, फैमिली की जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, वो समय के साथ चेंज होती है। सम मेंबर्स, कुछ सदस्य, में शिफ्ट, वो शिफ्ट हो सकते हैं। मे का प्रयोग होता है संभावना के लिए, जब किसी चीज की संभावना होती है या अनुमति लेते हैं अपन, तो मे का प्रयोग होता है। शिफ्ट का मतलब होता है
एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। सब मेंबर्स में शिफ्ट, कुछ मेंबर्स शिफ्ट हो सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। टू अनोदर प्लेस, दूसरे स्थान पर, कुछ लोग दूसरे स्थानों पर शिफ्ट हो सकते हैं। फॉर हायर स्टडीज, उच्च शिक्षा के लिए, ऊंची पढ़ाई करने के लिए, और जॉब्स या काम के लिए। यानी फैमिली में से समय के साथ साथ कुछ लोग कुछ कारणों से शिफ्ट हो सकते हैं किसी अनोदर प्लेस पर, दूसरे स्थान पर, भले ही वो पढ़ाई का कारण हो, भले ही वो जॉब का कारण हो। समटाइम्स, कई बार, न्यू मेंबर्स, नए सदस्य, आर आल्सो एडेड, ये भी जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं टू द फैमिली, परिवार में। और कई बार नए मेंबर्स, न्यू मेंबर्स ऐड हो जाते हैं फैमिली में। व्हेन, यानी जब, समवन, कोई, गेट्स मैरिड, शादी कर लेता है, टू आवर एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स, हमारे वर्तमान फैमिली मेंबर से। जब कोई हमारे एग्जिस्टिंग यानी उपस्थित, वर्तमान या उपस्थित, हमारे एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर यानी हमारे जो वर्तमान में कोई फैमिली मेंबर है, उपस्थित फैमिली मेंबर है, जो हमारा फैमिली मेंबर है, अगर कोई उसके साथ शादी कर लेता है। फिर से मैं पढ़ रहा हूं इसको। व्हेन, यानी व्हेन समवन, यानी जब कोई, गेट्स मैरिड, यानी शादी कर लेता है, टू आवर एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स, हमारे वर्तमान फैमिली मेंबर से, दे कैन ज्वाइन फैमिली, तो वे फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं। दे ज्वाइन आवर फैमिली, वे हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लेते हैं, यानी वो हमारी फैमिली में आ जाते हैं। यानी जब लड़के की शादी होती है तो बहू घर में आ जाती है, तो वो हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लेती है। तो कई बार लड़की की शादी होती है तो वो चली जाती है दूसरे घर में। तो यहां पर बताया गया है कि अगर कोई हमारे एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर यानी वर्तमान फैमिली मेंबर से गेट मैरिड यानी शादी कर लेता है, तो दे ज्वाइन अवर फैमिली, वो हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लेता है। एंड बिकम न्यू फैमिली मेंबर्स, और नया फैमिली मेंबर बन जाता है। जैसे किसी लड़के की शादी हुई, बहू घर में आई, तो वो हमारी फैमिली का मेंबर बन जाती है। सिमिलरली, इसी प्रकार, इसी तरह, द बर्थ ऑफ ए बेबी, हमारे किसी बेबी यानी बच्चे का जन्म, द बर्थ ऑफ ए बेबी, किसी बच्चे का जन्म, इन ए फैमिली, एक फैमिली में, और एडॉप्टिंग यानी किसी को गोद ले लेना, ए चाइल्ड, एक बच्चे को। कई लोगों के जब बच्चा नहीं होता तो वो गोद ले लेते हैं किसी और बच्चे को, किसी ऐसे बच्चे को जिसके माता पिता नहीं है, या कोई माता पिता अपनी इच्छा से भी दे देते हैं गोद के लिए। तो ऐसे जब किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो उसको इंग्लिश में एडॉप्टेशन कहते हैं, एडॉप्टिंग यानी गोद लेना। तो द बर्थ ऑफ ए बेबी, किसी बेबी का जन्म, किसी बच्चे का जन्म, इन ए फैमिली, एक फैमिली में, और एडॉप्टिंग ए चाइल्ड, या किसी बच्चे को गोद ले लेना, एड्स यानी जोड़ देता है, ए न्यू मेंबर, एक नया सदस्य, इन द फैमिली, फैमिली में। तो हमने यहां तक अभी पढ़ा क्या है, हमने अभी इसमें पढ़ा कि कैसे समय के साथ में हमारी फैमिली का स्ट्रक्चर चेंज होता है, कैसे फैमिली की बनावट बदलती है। कई बार नए सदस्य जुड़ जाते हैं, कोई न्यू बेबी बॉर्न हो जाता है, नया बच्चा जन्म ले लेता है, या किसी की मैरिज हो जाती है यानी शादी हो जाती है, कोई नया बहू आती है तो वो नए सदस्य के रूप में ऐड हो जाती है, या कोई जो लड़की की शादी होती है तो हमारी फैमिली से चली जाती है। तो इस तरह के समय के साथ साथ जैसे जैसे टाइम पास होता है तो हमारी फैमिली का स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। नाउ लेट्स स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक पढ़ेंगे एडॉप्शन यानी गोद लेना। अभी एक शब्द आया था पीछे, मैंने आपको बताया भी था। एडॉप्टेशन या अडॉप्शन का मतलब होता है, यहां पर लिखा हुआ है एडॉप्शन। एडॉप्शन का मतलब होता है गोद लेना। गोद लेना क्या होता है ये हम लोग यहां पर पढ़ेंगे कि गोद लेना क्या होता है। जब कभी कभी क्या होता है, किसी के यहाँ बच्चा नहीं होता है, या फिर कई लोग बच्चा जानबूझ के भी नहीं करते हैं, तो वो किसी को गोद ले लेते हैं किसी दूसरे बच्चे का पालन पोषण करने के लिए, और उस बच्चे को ठीक से रखना होता है। उनको कानूनी रूप से भी सरकार को बताना पड़ता है कि मैंने इस बच्चे को गोद लिया है, उस बच्चे की सारी जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। तो इस तरह से जब किसी बच्चे को कानूनी तरीके से पालन पोषण करने के लिए लिया जाता है तो उसको एडॉप्शन कहते हैं, गोद लेना कहते हैं।
आइए पढ़ते हैं इसके बारे में, गोद लेना क्या होता है। अडॉप्शन इज द एक्ट, अडॉप्शन एक एक्ट है, एक्ट यानी एक कार्य है। अडॉप्शन यानी गोद लेना, इज द एक्ट, ये एक एक्ट है यानी एक कार्य है, ऑफ लीगली टेकिंग, लीगली यानी कानूनी रूप से, टेकिंग यानी लेना, ए चाइल्ड यानी एक बच्चे को, एंड ब्रिंगिंग और इसको ले जाना, दैट चाइल्ड उस बच्चे को, ब्रिंगिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। देखो यहां ब्रिंगिंग यहां आ गया और अप यहां आ गया, यह दोनों को मिलाकर के इसका मतलब है पालन पोषण करना। तो मैं फिर से एक बात बताता हूं इसको। एडॉप्शन इज द एक्ट ऑफ ए लीगली टेकिंग ए चाइल्ड, एडॉप्शन एक एक्ट है, एक कार्य है, ऑफ लीगली यानी कानूनी रूप से, टेकिंग ए चाइल्ड एक बच्चे को लेना, एंड ब्रिंगिंग दैट चाइल्ड अप और उस चाइल्ड को, उस बच्चे को, ब्रिंगिंग दैट चाइल्ड अप उस बच्चे का पालन पोषण करना, एज वंस ओवन किसी के खुद की बच्चे की तरह, ओवन यानी खुद का, जैसे खुद का बच्चा होता है, ओवन यानी खुद का, वंस ओवन यानी किसी का खुद का, किसी का खुद का जैसे बच्चा होता है वैसे किसी बच्चे का ब्रिंगिंग अप करना यानी उसका पालन पोषण करना, और लीगली टेकिंग ए चाइल्ड, और लीगली यानी कानूनी रूप से किसी बच्चे को लेना। इस तरह का जो एक्ट होता है, इस तरह का जो कार्य होता है उसको एडॉप्शन कहते हैं, उसको गोद लेना कहते हैं। द पेरेंट्स, माता पिता, हु लुक आफ्टर जो देखभाल करते हैं, द अडॉप्टेड चाइल्ड गोद लिए हुए बच्चे की, जो पेरेंट्स, जो माता पिता जो कि देखभाल करते हैं अडॉप्टेड चाइल्ड, अडॉप्टेड चाइल्ड की यानी जो गोद लिया हुआ बच्चा है उसकी, जो माता पिता, जो पेरेंट्स लुक आफ्टर करते हैं उसकी देखभाल करते हैं, आर कॉल्ड फोस्टर पेरेंट्स, उनको फोस्टर पेरेंट्स कहते हैं। देखो जो गोद लिया हुआ बच्चा होता है उसको तो कहते हैं एडॉप्टेड चाइल्ड, और जो माता पिता होते हैं जो कि किसी दूसरे एडॉप्टेड चाइल्ड की अपने बच्चे की तरह ही देखभाल करते हैं, ऐसे माता पिता कहलाते हैं फोस्टर पेरेंट्स, उसको फोस्टर पेरेंट्स कहते हैं। अडॉप्शन इज ए काइंड डीड, अडॉप्शन यानी गोद लेना, इज यानी है, ए यानी एक, काइंड यानी दयालुता का, डीड यानी कार्य। गोद लेना, किसी बच्चे को गोद लेना, अडॉप्ट करना एक काइंड डीड है, एक दयालुता का कार्य है। ए चाइल्ड एक बच्चा, हु लॉसेज जिसने खो दिया है, हिज और हर पेरेंट्स उसके पेरेंट्स को, हिज और हर इसलिए आया है क्योंकि बच्चा अगर लड़की है तो हिज आएगा, बच्चा अगर लड़का है तो हर आए, सॉरी बच्चा अगर लड़का है लड़के के साथ में हिज आता है, लड़की के साथ में हर आता है। तो दोनों के लिए बच्चा, कोई भी बेबी जो शब्द है या चाइल्ड जो शब्द है वो दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, लड़का और लड़की दोनों ही जो छोटे बच्चे होते हैं चाइल्ड कह सकते हैं, बेबी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए हिज और हर दोनों दे दिए हैं ताकि दोनों के लिए जो भी हो, लड़का हो लड़की हो, दोनों के लिए यूज किया गया है। ए चाइल्ड हु लॉसेज एक बच्चा जिसने लॉस यानी लॉसेज यानी जो खो चुका है, हिज और हर पेरेंट्स उसके पेरेंट्स को, ऐसा बच्चा जिसने अपने पेरेंट्स को खो दिया है यानी उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं हैं या उसके पेरेंट्स खो गए हैं, ऐसा जो बच्चा होता है इज कॉल्ड एन ऑर्फन, उसको एक ऑर्फन कहा जाता है। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, ऐसे बच्चे को ऑर्फन कहा जाता है, अनाथ कहा जाता है जो अपने माता पिता को खो चुका है, जिसके माता पिता खो गए हैं या नहीं है इस दुनिया में, ऐसे बच्चे को ऑर्फन कहा जाता है, अनाथ कहा जाता है। चिल्ड्रन बच्चे, हु लॉस देयर पेरेंट्स, बच्चे जो कि हु यानी जो कि लॉस देयर पेरेंट्स उनके पेरेंट्स को खो चुके हैं, लॉस कर चुके हैं, देयर यानी उनके पेरेंट्स यानी माता पिता को। चिल्ड्रन हु लॉस देयर पेरेंट्स, बच्चे जो कि खो चुके हैं उनके पेरेंट्स को, इन एक्सीडेंट्स किसी एक्सीडेंट में, और नेचुरल कैलेमाइटीज या प्राकृतिक आपदाओं में। नेचुरल कैलेमाइटीज का मतलब होता है प्राकृतिक आपदा। बच्चे जो कि अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं इन एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट में, और नेचुरल कैलेमाइटीज या प्राकृतिक आपदाओं में, आर ब्रॉट उनको लाया जाता है, ऐसे बच्चों को ब्रॉट यानी लाया जाता है, टू एन ऑर्फनेज,
ऑर्फनेज यानी अनाथालय, अनाथालय में लाया जाता है उनको, ऑर्फनेज में। देखो ऐसे बच्चे जिनके माता पिता को जो खो चुके हैं, लॉस कर चुके हैं, उनको बच्चों को तो उनको कहते हैं ऑर्फन यानी अनाथ, और ऐसे बच्चों को जहां पर रखा जाता है उसको, उस जगह को कहते हैं ऑर्फनेज यानी अनाथालय। द पेरेंट्स, माता पिता, हु लॉस्ट देयर चाइल्ड, जिन्होंने अपना बच्चा खो दिया है। देखो जो बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं वो तो है ऑर्फन, वो तो अनाथ हो गए, और वो जहां रहते हैं उसको ऑर्फनेज कहते हैं। और ऐसे कुछ माता पिता भी होते हैं जिन्होंने अपना बच्चा खो दिया है। द पेरेंट्स, माता पिता, हु लॉस्ट देयर चाइल्ड, जिन्होंने अपना बच्चा खो दिया है, और आर चाइल्डलेस, या चाइल्डलेस है वो, यानी जिनके बच्चा है ही नहीं। ऐसे पेरेंट्स जिन्होंने अपना बच्चा खो दिया है, या जो चाइल्डलेस है, जो बच्चा है ही नहीं जिनके, ऐसे माता पिता गो टू एन ऑर्फनेज, वो जाते हैं एक ऑर्फनेज में, यानी एक अनाथालय में जाते हैं, जहां पर ऑर्फन चाइल्ड रहते हैं, जहां पर अनाथ बच्चे रहते हैं, वहां वो जाते हैं जिनका बच्चा जो अपने बच्चे को खो चुके हैं, या जिनके बच्चा है ही नहीं। वो माता पिता एक ऑर्फनेज में जाते हैं टू अडॉप्ट ए चाइल्ड, एक चाइल्ड को अडॉप्ट करने के लिए, गोद लेने के लिए, किसी दूसरे बच्चे को अपना बच्चा बनाने के लिए, गोद लेने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए वो कहां जाते हैं? वो जाते हैं ऑर्फनेज में यानी अनाथालय में। दे लुक आफ्टर, वे देखभाल करते हैं, हिम और हर, यानी चाहे बच्चा लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, यानी कोई भी बच्चा है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। दे लुक आफ्टर, वे देखभाल करते हैं, हिम और हर, उसकी, एज देयर ओवन चाइल्ड, अपने खुद के बच्चे की तरह। ओवन चाइल्ड यानी खुद का बच्चा, वे अपने खुद के बच्चे की तरह, अपने ओवन चाइल्ड की तरह उस बच्चे की लुक आफ्टर करते हैं, देखभाल करते हैं। द चाइल्ड गेट्स लव, द चाइल्ड यानी बच्चा, गेट्स यानी प्राप्त करता है, लव यानी प्रेम, बच्चा प्राप्त करता है प्रेम, लव, केयर यानी देखभाल, एंड ए होम, और एक घर। बच्चे को क्या मिलता है? एक तो उसको प्रेम मिलता है माता पिता का, उसको केयर मिलती है, उसकी देखभाल की जाती है, और उसको एक घर भी मिलता है, यानी माता पिता के साथ वो घर में रहता है। तो कितना अच्छा काम है ये। द चाइल्ड गेट्स, बच्चा प्राप्त करता है, लव यानी प्रेम, केयर यानी देखभाल, एंड ए होम, और एक घर, विद ए न्यू फैमिली, और एक नए परिवार के साथ, और उसको एक परिवार मिल जाता है। जो बच्चा अनाथालय में रह रहा था, जो अपने माता पिता को खो चुका है, उसको एक नई फैमिली मिल जाती है, एक घर मिल जाता है, और उसको प्रेम मिलता है, और उसको केयर मिलती है। तो इस तरह का जो कार्य होता है उसको एडॉप्शन कहते हैं, उसको कहते हैं गोद लेना। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है, इसमें देखिए ये मदर फादर है और ये इनका चाइल्ड है, बच्चा है। एक कपल यानी जोड़ा होता है, मम्मी पापा का जोड़ा जो होता है उसको कपल कहते हैं। एक कपल, एक जोड़ा, विद देयर अडॉप्टेड चाइल्ड, उनके अडॉप्टेड चाइल्ड के साथ में एक ये कपल दिखाया गया है यहाँ पर। द नेक्स्ट पॉइंट इज मदर इन हर चाइल्डहुड। मदर यानी माँ या मम्मी, इन यानी में, हर यानी उसके, चाइल्डहुड यानी बचपन। मम्मी उसके बचपन में। आपको क्या लगता है, आपकी मम्मी कभी छोटी नहीं थी? आपकी मम्मी भी कभी बच्ची थी, उसका भी बचपन था। जैसे आप अभी बच्चे हो, ऐसे ही आपकी मम्मी का भी बचपन था, तो उसका भी चाइल्डहुड था। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। मदर यानी माँ, इन हर चाइल्डहुड, उसके बचपन में। आपकी मम्मी उसके बचपन में कैसी थी, क्या करती थी, कौन कौन से खेल खेलती थी? आपकी मम्मी के बचपन के बारे में क्या आपने कभी सुना है? क्या आपके मम्मी के बचपन के बारे में आपने कभी मम्मी को पूछा है? तो इसी प्रकार का ये पॉइंट है। लेट्स रीड अबाउट इट, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, ऑल यानी सभी, लिविंग थिंग्स यानी सजीव चीजें, सभी सजीव चीजें, ग्रो यानी वृद्धि करती है। सभी सजीव चीजें ग्रो यानी वृद्धि करती है। अवर अपीयरेंस, हमारा अपीयरेंस यानी हमारा दिखावा,
अपीयरेंस का मतलब है हम कैसे दिखते हैं। हमारा अपीयरेंस का मतलब हो दिखावा, यानी हम कैसे दिखते हैं। अपीयरेंस का मतलब दिखाई देना, कोई आदमी कैसा दिखाई देता है वो उसका अपीयरेंस होता है। अपीयर यानी प्रकट होना है, प्रकट होना। अपीयरेंस यानी प्रगटीकरण, प्रगटीकरण हिंदी में कह सकते हैं इसको। अब वैसे मैंने आपको बता दिया अपीयरेंस का मतलब है कोई आदमी कैसा दिखाई देता है, उसको अपीयरेंस कहते हैं। आवर अपीयरेंस, हमारा प्रगटीकरण, चेंजेज यानी बदलता है। बच्चा जब छोटा होता है तो वो अलग तरह का दिखता है, जवान होता है तो अलग तरह का दिखता है, बूढ़ा हो जाता है तो अलग तरह का दिखता है। तो अपीयरेंस जो है वो बदलता रहता है। आवर अपीयरेंस, हमारा अपीयरेंस, चेंजेज यानी बदलता है, एज वी एज, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। आवर हैबिट्स, हमारी आदतें, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, पसंद और नापसंद, आल्सो चेंज, ये भी चेंज होती है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के बदलते हुए समय के साथ। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यानी बदलते हुए, गुजरते हुए समय के साथ। हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हमारी पसंद और नापसंद, हमारी हैबिट्स यानी आदतें, ये सब चीजें चेंज होती जाती है समय के साथ साथ। इफ यू ईवर लुक, इफ यानी यदि, यू यानी तुमने, ईवर यानी कभी, लुक यानी देखा हो, एट योर मदर्स ओल्ड फोटोग्राफ्स, तुम्हारी मम्मी की पुरानी फोटोग्राफ्स को। फोटोग्राफ्स यानी फोटोज को। अगर इफ यू ईवर लुक, यदि तुमने कभी देखा हो, एट योर मदर्स ओल्ड फोटोग्राफ्स, आपकी मदर की पुरानी फोटोग्राफ्स को। यदि आपने अपनी मम्मी की पुरानी फोटोग्राफ्स को देखा हो कभी, यू विल फाइंड, आप पाएंगे, दैट शी टू वॉज ए लिटिल गर्ल, दैट यानी कि, शी यानी वह, टू यानी भी, वॉज यानी थी, ए लिटिल गर्ल एक छोटी लड़की, कि वो भी कभी एक छोटी लड़की थी, ऑफ योर एज, तुम्हारी उम्र की। अगर आप अपनी मम्मी की पुरानी फोटोग्राफ्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो भी कभी छोटी बच्ची थी, एक स्मॉल गर्ल थी, लिटिल गर्ल थी, आपकी उम्र की। आस्क योर मदर, पूछें तुम्हारी माताजी को, आप अपनी मम्मी को आस्क यानी पूछें। अबाउट द प्लेस, उस प्लेस के बारे में, उस जगह के बारे में। वेयर शी ग्रो अप, जहां वो बड़ी हुई। एंड और द पीपल, उन लोगों के बारे में। इन हर नेबरहुड, जो उसके नेबरहुड यानी पड़ोस में रहते थे जब वो छोटी थी। शी ग्रो अप विद, जिनके साथ वो बड़ी हुई। कभी अपनी मम्मी को पूछिए, आस्क योर मदर, अपनी मम्मी को पूछिए, अबाउट द प्लेस, उस स्थान के बारे में। वेयर शी ग्रो अप, जहां वो बड़ी हुई, आपकी मम्मी कहां पर बड़ी हुई, उस जगह के बारे में पूछिए। एंड द पीपल, और उन लोगों के बारे में पूछिए। इन हर नेबरहुड, जो उसके नेबरहुड में थे यानी पड़ोस में थे। शी ग्रो अप विद, जिनके साथ वो बड़ी हुई। द स्टोरीज, कहानियां, अबाउट हर फैमिली मेंबर्स, उसके परिवार के सदस्यों की। आपकी मम्मी के जो फैमिली मेंबर है, यानी आपके मामा जी, आपके नाना नानी, आपकी मौसी, ये जो आपकी मम्मी के फैमिली मेंबर है, यानी मैटरनल फैमिली मेंबर, जो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, मम्मी की साइड वाले। तो द स्टोरीज, कहानियां, अबाउट हर फैमिली मेंबर्स, उसके फैमिली मेंबर्स के बारे में कहानियां। स्कूल, मम्मी जो जिस स्कूल में जाती थी। फ्रेंड्स, दोस्त मम्मी के। एंड हॉबीज, और हॉबीज यानी शौक। शौक होते हैं ना, किसी को ड्राइंग बनाने का शौक होता है, किसी को कुछ खाने का शौक होता है, हॉबीज। और शौक मम्मी के। विल डिस्क्राइब, वो वर्णन करेंगे। ऑल द सिमिलरिटीज, सभी समानताओं का। एंड डिससिमिलरिटीज, और असमानताओं का। बिटवीन यू एंड योर मदर, तुम्हारे और तुम्हारी मम्मी के बीच में। एज ए चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में। यानी तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे अंदर क्या अंतर है एक बच्चे के रूप में। तुम्हारी मम्मी भी बच्ची थी, तुम भी बच्चे हो अभी, तो तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे बचपन में एक बच्चे के रूप में क्या डिफरेंस है, क्या तो सिमिलरिटीज हैं तुम्हारे बीच में और तुम्हारी मम्मी के बीच में जब वो बच्ची थी,
क्या तो सिमिलरिटीज है, सिमिलरिटीज यानी क्या तो समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, डिससिमिलरिटीज है। कुछ चीजें तो एक जैसी होगी, जब तुम्हारी मम्मी छोटी थी आज तुम छोटे हो, तो कुछ चीजें तो सिमिलर होगी तुम्हारे और उनके बीच में, सिमिलरिटीज यानी समानताएं होगी कुछ तो, और कुछ ऐसी चीजें भी होगी जो अंतर है तुम्हारी मम्मी में, मम्मी जब तुम्हारी छोटी थी और आज तुम जब छोटे हो, तो कुछ ऐसे गेम्स हो सकते हैं जो तुम्हारी मम्मी खेलती थी लेकिन तुम नहीं खेलते हो, या तुम खेलते हो तुम्हारी मम्मी नहीं खेलती थी, तो ये तो डिससिमिलरिटीज होगी। कुछ चीजें तो आज तुम खाते हो लेकिन तुम्हारी मम्मी नहीं खाती थी, लेकिन कुछ सिमिलरिटीज भी होगी तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी के बीच में। कुछ ऐसे काम भी होंगे जो जब तुम्हारी मम्मी छोटी थी तो वो भी करती थी, आज तुम भी करते हो। तो इसलिए जब आप उस मम्मी को ये सब बातें पूछोगे, उस मम्मी की हॉबी के बारे में, यानी उसके शौक के बारे में, मम्मी के फ्रेंड्स के बारे में, स्कूल के बारे में, मम्मी के फैमिली मेंबर्स के बारे में, उनकी स्टोरीज यानी उनकी जब कहानियां तुम अपनी मम्मी को पूछोगे, तो उन सब के द्वारा तुम्हें पता लगेगा कि क्या तो सिमिलरिटीज है तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी के बीच में, और क्या डिससिमिलरिटीज यानी क्या असमानताएं हैं बिटवीन यू एंड योर मदर, तुम्हारे और तुम्हारी मदर के बीच में एज ए चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में। वी मस्ट एक्सेप्ट, हमें एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना चाहिए, मस्ट यानी चाहिए। वी मस्ट एक्सेप्ट, हमें स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए द चेंज, बदलाव को, दैट टेक प्लेस, जो होता है, इन अवर फैमिली, हमारे परिवार में, ओवर टाइम, समय के साथ। समय के साथ साथ जो चेंज होता है, जो बदलाव होता है हमारी फैमिली में, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। एक्सेप्टिंग द चेंज, चेंज को स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग यानी स्वीकार करना, द चेंज यानी बदलाव को, चेंज को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, हेल्प्स यानी मदद करता है, इन स्ट्रेनिंग फैमिली यानी मजबूत करना, फैमिली बॉन्ड्स यानी परिवार के संबंधों को। जो फैमिली के बॉन्ड्स होते हैं यानी फैमिली का जो जुड़ाव होता है एक दूसरे से, फैमिली का जो बॉन्ड यानी एक जुड़ाव कह सकते हैं, फैमिली का जो बॉन्ड्स होता है, फैमिली का जो जुड़ाव होता है, उसकी जो मजबूती होती है, स्ट्रेनिंग यानी मजबूती, फैमिली के संबंधों की मजबूती को मजबूत करने में ये हेल्प करता है। अगर हम चेंजेज को एक्सेप्ट करते हैं, अगर हम बदलावों को स्वीकार करते हैं, तो ये फैमिली के जो संबंध होते हैं उनको मजबूत करने में मदद करता है ये चीज। एंड डेवलपिंग ए सेंस, और एक समझ को डेवलप करता है, एक सेंस यानी एक समझ को विकसित करता है, डेवलप करता है, ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने को, अमंगेस्ट एवरी मेंबर, हर फैमिली के मेंबर के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग यानी एक समझ को, समझ के बारे में जो विचार है उसको डेवलप करता है। यानी कुल मिला के ये जो सेंटेंस है इसका मीनिंग ये है कि अगर हम बदलावों को स्वीकार करते हैं, अगर हम चेंजेज को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये चीज बहुत हेल्पफुल होती है, बहुत मददगार होती है। फैमिली के जो बॉन्ड्स होते हैं, फैमिली के जो जुड़ाव होता है एक दूसरे से, उसको मजबूत करता है ये। अगर हम बदलावों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फैमिली की मजबूती ज़्यादा मजबूत होती है, और एक दूसरे को जो समझने की जो समझ है वो भी डेवलप होती है, वो भी विकसित होती है। यानी हमें बदलावों को स्वीकार करना चाहिए। बदलाव होते रहते हैं फैमिली में, कोई छोटे से बड़ा होता है, कोई बड़े से बूढ़ा होता है, तो ये जो चेंजेज होते हैं इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, इनको स्वीकार करना चाहिए, उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए जिनको हेल्प चाहिए। कल को हम भी उसी पोजीशन में आएंगे, जो चेंज है वो हमारे साथ भी होगा, तो इस चीज को स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, अगर हम चेंजेज को, बदलावों को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो ये हमारी फैमिली के जो बॉन्ड्स होते हैं, जो फैमिली का जो जुड़ाव होता है एक दूसरे से, उसको स्ट्रेन यानी मजबूत करता है ये काम। इससे मजबूती आती है फैमिली में, और एक दूसरे की जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है एक दूसरे के प्रति, वो भी डेवलप होती है। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड अप टू हियर टुडे। आज हम लोग यहां तक पढ़ चुके हैं। वी विल स्टडी द लास्ट पार्ट ऑफ द लेसन
in the next video and will be try to do some question answers. अगले वीडियो में हम लोग बचा हुआ लेसन भी कंप्लीट कर लेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे इस लेसन के. डियर स्टूडेंट्स, you should try to understand the things which are given in the lesson. आपको वो चीज़ें समझने की कोशिश करनी चाहिए जो लेसन में आती है, और चीज़ों को समझ में आना जरूरी है. अगर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, तभी आप क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे, प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एंड विल ट्राई टू कंप्लीट द लेसन, और कोशिश करेंगे लेसन को कंप्लीट करने की, एंड आल्सो डू सम क्वेश्चन आंसर, और कुछ क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने की भी. ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय.